गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, मतलब तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ठीक है, तो मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम बेसिकली आज हम इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था, हमने जो पहले फर्स्ट यूनिट की थी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के एटम्स होते हैं। सपोज करो कि मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ कि एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, आप जानते हो कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट में क्या है, बहुत सारे एटम्स होंगे और जितने भी एटम्स होंगे वो सारे किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। और अगर दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपको पता है। अब आता है क्लासिफिकेशन की, उसका वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, क्यों किया गया है, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी, कितना उसको टाइम लगा इसको वर्गीकरण करने में। ठीक है, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि आज की जो पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हम ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बड़ा सा चार्ट देखा होगा आपने, उसमें टोटल कितने 118 एलिमेंट्स है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये 118 एलिमेंट्स है इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, क्या मतलब क्या जरूरत थी इसको अलग से ऐसे अलग अलग सेक्शन में बनाने की। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि वाई इट इज नेसेसरी, कि इतना जरूरत क्या पड़ी कि भाई उसको तत्वों को वर्गीकरण करना पड़ा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज करो कि आपके पास ना 2 बुक शेल्फ है, बुक रखने वाली अलमारियां होती है ना, ये बुक शेल्फ है आपके पास। ठीक है, एक इस तरीके से है, एक बुक शेल्फ है। सपोज करो कि जो ये ऊपर वाला सेक्शन है इसमें लिटरेचर की बुक रखी है, यहाँ पे है लिटरेचर की बुक रखी है, लिटरेचर हिंदी इंग्लिश आपकी। ठीक है, इस वाले सेक्शन में सपोज करो साइंस की बुक रखी है। ठीक है, सपोज करो इस वाले सेक्शन में स्टोरी की बुक रखी हुई है, और इस वाले सेक्शन में कंप्यूटर की बुक रखी है, कंप्यूटर की रखी है। ठीक है, और सपोज करो कि इस वाले में आपका रखी गई है इको की बुक रखी हुई, इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई। इस टाइप से एक अलमारी है। ठीक है, और इसमें ऐसे रखा है कि जो पहला सेक्शन इसमें लिटरेचर है, हिंदी इंग्लिश वगैरह, इसमें साइंस की बुक रखी है। ये इस टाइप से इसको दिखा देती हूँ, ये बुक्स हैं। ठीक है, ये साइंस की बुक्स है, ये स्टोरी की बुक्स है, ये कंप्यूटर की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स की बुक है। ऐसे दूसरी बुक शेल्फ है, इसमें ये सेक्शन है, सेम सेक्शन है, कितने 1 2 3 4 5। और इसमें क्या है, सेक्शन नहीं बनाया गया, अलग अलग वो नहीं बनाया गया कि यहाँ पे लिटरेचर, ये मिक्स, इसमें मिक्स, मतलब हमने रैंडमली इसमें बुक्स रखी है कि ये हिंदी की हो गई, ये कंप्यूटर की है, ये इंग्लिश की है, ये साइंस की है, और ये इकोनॉमिक्स की है। इस टाइप से इसमें बुक रखी है। बुक्स क्या है, बुक्स आर रैंडमली अरेंज्ड, बुक्स आर प्लेस्ड रैंडमली, बुक्स क्या है, रैंडमली रखी गई है। ठीक है, 2 बुक शेल्फ है, एक में क्या है बुक्स प्रॉपर तरीके से रखी गई है, अलग अलग मेंशन किया है कि भाई पहले वाले सेक्शन में लिटरेचर है, दूसरे में साइंस है, तीसरे में स्टोरी है, चौथे में कंप्यूटर है, 5 में इकोनॉमिक्स है। और एक दूसरी शेल्फ है, उसमें भी वही 5 सेक्शन, लेकिन क्या है रैंडमली बुक रखी हुई है, मिक्स करके रखी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 बच्चों को भेजा। सपोज करो कि एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, मैंने इसको भेजा। सपोज करो इसका नाम क्या है, रीनू रख दिया, इसका नाम मीनू रख दिया। ये 2 बच्ची है, मैंने रीनू को बोला कि जाओ, ठीक है, जाओ तुम, ये अलमारी पहली अलमारी है कि सेकंड अलमारी है, तुम जाओ और पहली अलमारी से मुझे साइंस की बुक लाके दो। ठीक है, इसको बोला मैंने, इस बच्ची को बोला कि तुम जाओ इस वाली अलमारी से साइंस की बुक लाके दो। ठीक है, और इसको भी बोला मैंने कि जाओ तुम साइंस बुक की बुक लाके दो दूसरी अलमारी से। ठीक है, तो कौन पहले लेके आएगा, ऑब्वियसली ये लेके आएगी। ठीक है, क्यों, अब ये जाएगी, अगर रीनू जाएगी तो ये क्या करेगी, पहले वाले सेक्शन में छाटेगी कि हाँ इसमें साइंस की है नहीं है,
तो मतलब ये क्या हो गई, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, मतलब तुक्के वाली बात हो गई कि पहले एक बुक निकालेगी, फिर देखेगी यार ये क्या है कि ये कंप्यूटर है, फिर दूसरी निकालेगी ये स्टोरी की आ गई, फिर तीसरी आ गई साइंस की आ गई, मतलब तुक्के वाली बात हो जाती है। इसमें क्या करेगी मीनू, क्या करेगी तुरंत जाएगी साइंस वाला सेक्शन देखेगी, लिखा हुआ है कि अरे भाई साइंस वाला सेक्शन है, और इसमें से जो उसको बुक चाहिएगी वो छांट देगी। क्लियर हो रहा है इतना? तो होता क्या है, एक क्लासिफिकेशन करने से क्या है, इसको मीनू को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई, और इसको टाइम भी कम लगा। ये गई, इसमें सेक्शन देगा, फटाफट से लेके आई। ऐसे ही इसको अगर कोई दूसरी भी बुक बोलेंगे तो ये आराम से लेके आ जाएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि एक तो परेशानी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और टाइम भी कम लगे। तो सेम एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ। क्या हुआ कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्स कम थे, ठीक है, कम एलिमेंट्स थे। जैसे सपोज करो कि स्टार्टिंग में 32-33 एलिमेंट्स थे, तो अगर 32-33 एलिमेंट्स हैं तो फिर भी चलो कोई 32-33 एलिमेंट का क्या करेगा, नाम गुण वगैरह याद कर लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई वैसे वैसे क्या है कि लास्ट में जब हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट को सेपरेटली पढ़ना, और उसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक है, भार है, विन्यास है, उसके प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, भौतिक गुण में भी उसके बहुत सारे गुण आ जाते हैं, क्वथनांक, हिमांक वगैरह। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज और प्रत्येक एलिमेंट के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये 118 एलिमेंट से इसको क्लासिफाई कर दिया। इस तरीके से क्लासिफाई किया कि एक जगह पे उसने एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रखे कि जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। इस टाइप से आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, इस टाइप से देखी होगी पीरियोडिक टेबल बनी हुई। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे एक सेक्शन बनाते हैं कि भाई ये सेक्शन है, इसमें क्या है, ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से मैच करती है। जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन मैच करती होंगी कुछ बहुत प्रॉपर्टीज। ऐसे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख दिए, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से मैच करती होंगी, ऐसे यहाँ पे रख दिए। तो इस तरीके से उसको क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्लासिफिकेशन करने से क्या हुआ कि 118 एलिमेंट्स की स्टडी क्या हो गई, इजी हो गई, टाइम भी कम लगा और दिमाग भी थोड़ा कम लगाना पड़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे हैं, उसका इतिहास कैसा था, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है ना, तो चलो पढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। देखो एक 2 3 4 ऐसे 4 गोले बनाए हैं ना। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो ये वाली पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। लेकिन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनने से पहले इतने टाइप के क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब एक तरफ से बोलेंगे कि इतने तरीके से जो अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को मतलब क्लासिफाई करने का काम किया। ठीक है, कैसे, सबसे पहले देखो 1829 की बात है, 1829 में डॉबरनेर ट्रायड रूल सबसे पहले आता है। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले 1829 में जो पहला जो प्रयास था वो था डॉबरनेर का, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय जितने एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने की कोशिश की, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो ये बात है 1829 की। तो उन्होंने जो रूल दिया उसको बोला जाता है डॉबरनेर, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ट्रायड रूल। ठीक है, उसके बाद 1865 में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, तो उन्होंने एक अलग तरीके से एलिमेंट्स को रखने की कोशिश की होगी, तो उसको बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, फिर उसके बाद 1869 में जो साइंटिस्ट थे मेंडलीव, तो उन्होंने जो काम किया वो बोला जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को, इस वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है इस साइंटिस्ट को। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो हम पढ़ते हैं उसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब इस टेबल में कुछ संशोधन किए होंगे, कुछ मोजले ने कुछ मॉडिफिकेशन किए, उसके बाद जो हमें आज हम पढ़ते हैं उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले देखो डॉबरनेर ट्रायड रूल। अब हम इसको ना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो है डॉबरनेर ट्रायड रूल। तो ट्रायड का मतलब है, सबसे पहले ये समझो कि ट्रायड का मतलब है, ट्राई मतलब 3, ठीक है, डाई 2 को बोलते हैं, ट्राई 3 को बोलते हैं। तो ट्रायड का मतलब है कि जो डॉबरनेर था उसमें जितने एलिमेंट थे उसने 3-3 एलिमेंट के सेट बनाए। उसने क्या किया, 3-3 एलिमेंट के सेट बनाए।
तो उस टाइम पे 31 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 31 एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे। तो उसने 2 पॉइंट बोले। पहले तो उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, समान है, उन 3 एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बना दिया, ठीक है। और सेकेंड उसने क्या किया कि उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, उनकी जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। तो क्या काम किया उसने, सपोज किया, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि उसने 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका उसने सेट बनाया, ठीक है। और ये एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, तो मतलब शायद उसने गेस किया, क्या किया वो वही जाने। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और उनके क्या एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे ये 7 है, ये 23 है, 39 है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो बीच वाला एटम है, उसका जो एटॉमिक मास है वो उसके लेफ्ट, जो उसके जस्ट लेफ्ट है और जो उसके जस्ट राइट है, उनके एवरेज के बराबर है। ये उसने बोला उस टाइम पे। डॉबरनेयर ने 3 के सेट बनाए और एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और ये बोला कि जो बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है, जैसे इसका 23 है ना एटॉमिक मास, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो जैसे इसका एवरेज अगर मैं निकालूं जो उसके अनुसार, तो 7 + 39/2, ठीक है। तो 7 + 39/2 अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, हाँ 46/2, दैट इज 23। तो ये आ गया ना उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसकी ये परिकल्पना थी कि हाँ, उसने क्या कहते हैं कि 3 का सेट बना दिया और बोला कि हाँ भाई, जो बीच का जो एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। तो यहाँ पे तो ठीक हो गया, चलो ये बात सही हो गई कि हाँ, इसका एवरेज 23 आया और इसका एटॉमिक मास भी 23 है। ऐसे उसने ये केस किया। उसमें उसने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा, ठीक है, उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और फिर वही बात हमने अप्लाई की, जो इसका एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया कि ये 88 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कुछ सेट में ही उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई, जो उसने बोला था कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वो क्लियर हुआ। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ कुछ एलिमेंट तक ही सीमित रहा, ठीक है, कुछ एलिमेंट मतलब कुछ सेट तक ही ये सीमित रहा, मतलब सारे सेट में ये फॉलो नहीं हुआ। तो इस वजह से इसका जो ट्रायड रूल था वो इतना ही था। तो इसका ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसका रूल क्या है, सारे एलिमेंट्स में क्या हो रहा था, प्रूफ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो डॉबरनेयर का बस इतना ही काम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आप फिलहाल डॉबरनेयर पढ़ो, उसके बाद हम इसको करते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव, देखो ऑक्टेव का मतलब है 8, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, न्यूलैंड ने क्या बोला, जब डॉबरनेयर का जो रूल था वो सारे एलिमेंट्स पे नहीं चला, फेल हो गया मतलब, तो उसके बाद 1865 में न्यूलैंड ने भी अपनी तरफ से कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक दिन क्या कर रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने हारमोनियम में क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे मतलब ये 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको मैं लिख देती हूँ। ये सुर है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 सुर होते हैं। तो इन्होंने बोला कि जैसे नी के बाद अब क्या होता है, दोबारा से सा आता है, नी के बाद क्या आता है, सा आता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे पहले के बाद, ठीक है, पहला सा था और इसके बाद नी के बाद दोबारा से सा आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 8वां हो गया ना। तो इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट्स को इस धुन के अनुसार रखा जाए, तो जैसे नी के बाद सा आता है, वैसे ही अब इसका सा का नंबर कौन सा है, 8वां नंबर है ना। तो इसका मतलब है कि जो नी के नीचे उन्होंने एलिमेंट रखा, उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के जैसे होगा। क्लियर हो रहा है। तो मतलब उन्होंने बेसिकली क्या कहा, मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया कि इस टाइप से एलिमेंट रखे, ये इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसका जैसे एटॉमिक मास 7 होता है, फिर इसका 16, इस टाइप से होता है एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे 7 सुरों के बाद, जैसे 7 सुर के बाद दोबारा से 8वां सुर सा होता है, वैसे ही जो 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, ठीक है, 8वां एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट के जैसे होगा, उस मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसे होगी। अब देखो जैसे ये है ना, ये पहला एलिमेंट है लिथियम,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो 8वां एलिमेंट आया उन्होंने उसको लिथियम के नीचे रख दिया। उन्होंने बोला कि जैसे ये सा और सा सेम है, पहला और 8वां जो नोट है वो सेम है, वैसे ही जो पहला और 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, लगभग सेम होंगी। तो उन्होंने इस तरीके से ये काम किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सोडियम को इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कहा अब जैसे बेरिलियम है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो पहला है और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, मतलब पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट। तो जैसे पहला एलिमेंट ही है ना, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है उनके अनुसार, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ये बात उसने बोली थी। फिर बेरिलियम की बात करें तो अगर यहाँ से शुरू करूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे 8 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे किसी को भी बोरोन को लेके चल लो, ठीक है, बोरोन को लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम इसके नीचे आ रहा है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो ये उनका पता नहीं गैस था क्या था, तो उन्होंने ये बोला कि पहला और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग सेम होती हैं। अब ये प्रॉपर्टीज उन्होंने किस बेस पे डिसाइड की, अब मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो इनका काम क्या था, सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। और दूसरी बात ये बोली कि जैसे सा रे गामा पा धा नी के बाद दोबारा से सा आता है, वैसे ही अगर एलिमेंट्स को भी हम ऐसे रखें तो पहला और 8वां एलिमेंट जैसे सा और सा सेम हो गया ना, वैसे ही वैसे जो पहला और 8वां जैसे सेम है, नोट सेम है पहला और 8वां, वैसे ही पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ये उन्होंने बात कही थी, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉपर्टीज किस बेस पे डिसाइड की, उन्होंने प्रॉपर्टीज इस बेस पे डिसाइड की कि उन्होंने ये एलिमेंट से, उन्होंने ये बोला ना कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, फिलहाल इतना लेके चलते हैं। तो उन्होंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, उन्होंने देखा भाई कि अब हाइड्रोजन की जब फ्लोरीन से रिएक्शन होती है, जब हाइड्रोजन की फ्लोरीन से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, HF बनता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन किया, HCl बनता है। तो इन्होंने कहा वाह, ये तो सेम टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है, ये भी HF बना रहा है, ये HCl बना रहा है। ऐसे ही उन्होंने जब इस पेयर को देखा तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है, ठीक है, और जब सल्फर से रिएक्शन करता है तो H2S बनाता है। तो ये भी सही लग रहा था कि यहाँ पे भी उनका रूल सही चल रहा है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, और जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, प्रॉपर्टीज का मतलब कि किसी एलिमेंट से रिएक्शन करवाना, चाहे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी ठीक लग रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे H2O दे रहा है, सल्फर से रिएक्शन करने पे ये H2S दे रहा है। ऐसे ही उन्होंने इस पेयर को लिया। तो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो NH3 देता है, और फास्फोरस से रिएक्शन करता है तो PH3 देता है। तो उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो लगभग यहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा देखो ये है, मतलब उनका ये था कि हाँ देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन भी सेम दे रहा है, NH3 बना रहा है, फास्फोरस भी PH3 बना रहा है। तो उनका जो ये प्रिडिक्शन था वो यहाँ तक तो चल गया, कैल्शियम तक चल गया, लेकिन जब भारी एलिमेंट आए, हैवी एलिमेंट आए, तो उनका ये प्रिडिक्शन भी आगे काम नहीं किया, ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक्स क्या था कि ये कैल्शियम से आगे वाले एलिमेंट्स पे काम नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि नोबल गैस की डिस्कवरी भी, नोबल गैस ही आई। तो अब नोबल गैस को ये कहाँ स्थान दे, क्योंकि इन्होंने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी, तो इस वजह से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को कोई स्थान नहीं दिया, उनको रखा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो भी लगभग कुछ खास काम नहीं कर पाई, ठीक है। तो हमने पढ़ा डोबरनियर पढ़ा, डोबरनियर ने भी कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद न्यूलैंड ने थोड़ा सा ठीक ठाक काम किया, लेकिन आगे वो भी फेल हो गया। उसके बाद आते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंडलीफ ने एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम किया, इस वजह से इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये दोनों को। आज हमने ये दोनों चीजें पढ़ी, तो इनको थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इनको पूरा रट्टा मारो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि किसने क्या बोला था और वो क्यों आगे काम नहीं किया, थोड़ा आपको मतलब हिस्ट्री पता होनी चाहिए ब्रीफली, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो।